Hello aspirants, welcome back to our channel. This is the second session of economics and currently we are dealing with the introductory part of economics. इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम आगे इकोनॉमिक्स के दूसरे टॉपिक्स को सीरीज से कंप्लीट करेंगे। तो सारे टॉपिक्स जो है वो क्रमशः इसी सीरीज में आगे एक एक करके आते जाएंगे। जब भी आप क्लास अटेंड किया करें, कोशिश किया करें कि आपके पास एक नोटबुक हो और उस नोटबुक में आप जॉट डाउन करते रहा करें चीज़ें। जैसे जैसे हम चीज़ों को लिखते हैं, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगा करें उस चीज़ को साथ ही साथ आप जो है नोट डाउन करते रहेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके आगे आज वाले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में बाकी के जो टॉपिक्स इंट्रोडक्शन में आपको समझने हैं, जिनको समझना बेहद ज़रूरी है, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस को जैसे जैसे आगे लेके चलेंगे तो बीच बीच में जब भी ये शब्द आएंगे तो आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। आपको इन सब शब्दों का मतलब पता होगा और ये शब्द रिपीटेडली यूज होंगे अपनी क्लासेस में। आज हम एक शब्द देखने वाले हैं जिसको जीडीपी बोलते हैं और फिर हम एक शब्द देखेंगे जिसको जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी को हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी, ये जो शब्द जीडीपी है वो आपने रेगुलरली कई मर्तबा जो है अपनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स में पढ़ा होगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित भी ये शब्द जीडीपी जो है वो रेगुलरली आता रहता है, अखबारों में भी और बाकी जगहों में भी। क्या है जीडीपी, कैसे निकाला जाता है जीडीपी, नेशनल इनकम कौन निकालता है और किस आधार पर ये नेशनल इनकम निकाली जाती है। अगर हम कंपैरिजन करें जीडीपी का और जीएनपी का तो जो जीडीपी है वो रिलेटिवली इजी होती है कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज रिलेटिवली इजी टू कैलकुलेट, जबकि अगर हम जीएनपी की बात करें तो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, क्या है जीएनपी, क्या है जीडीपी, जरा समझते हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं इनका मार्केट प्राइस के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो जो निकल के आएगा अमाउंट वो राशि होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जीडीपी में हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। जैसे भारत है तो भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, प्लस हमारे जो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बे ऑफ बंगाल ग्रुप ऑफ आइलैंड और हमारा दूसरा है अरेबियन सी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इस पूरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उन सभी का हम मार्केट प्राइस बाजार भाव से करेंगे मल्टीप्लाई, जो भी रकम निकल के आएगी वो होगी हमारी जीडीपी, राइट। और जीएनपी क्या है, जीएनपी में इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसका मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई। तो इसमें और जीडीपी में फर्क क्या है, जीडीपी में विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री हम प्रोडक्शन देखते हैं। इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में ये भी संभावनाएं हैं कि कुछ विदेशी लोग भारत में गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो, तो उन विदेशियों के द्वारा भी जो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं गुड्स और जो प्रोवाइड की जा रही हैं सर्विसेज वो भी शामिल हो जाएंगी जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे या प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो इंडियंस भारत की टेरिटरी में रह रहे हो या फिर बाहर कहीं भी किसी भी देश में रह रहे हो, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स और प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को जब हम बाजार भाव से गुणा करेंगे तो वो निकल के आएगा जीएनपी। तो जीएनपी में किस चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है,
by the Indian residents, by the Indian residents, Indian firms, Indian companies, चाहे वो विद इन इंडिया हो, चाहे वो विद इन इंडिया हो, भारत के भीतर प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, तो जहाँ पे भी ये इंडियन रेजिडेंट्स या इंडियन फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होंगी गुड्स को और प्रोवाइड करा रही होंगी सर्विसेज को, इस सब को हम जीएनपी में शामिल करते हैं। इसीलिए जीएनपी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कैलकुलेट करना और जीडीपी थोड़ा कैलकुलेट करना आसान होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जीडीपी की तो हम देखेंगे इट इज़ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, इट इज़ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू होती है मौद्रिक कीमत, कुल मौद्रिक कीमत किस चीज़ की? इट इज़ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू of all final goods and services, of all final goods and services produced within the country, produced within the country, within the country or within the boundary, within the boundary of the nation, physical boundary of the nation, during one financial year, during one फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे या मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उसका हम बाजार भाव से गुणा जब करेंगे तो जो रकम निकल के आएगी वो कहलाएगी जीडीपी। लेकिन जीएनपी में क्या है? इंडियन रेजिडेंट्स और फर्म्स के द्वारा, चाहे वो भारत में रह रहे हों या फिर बाहर किसी भी देश में। तो ये तो हमारा बेसिक एक कॉन्सेप्ट हुआ जीडीपी का और जीएनपी का, राइट। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी और इस नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को जो है वो कैलकुलेट करती है, काउंट करती है कि क्या है नेशनल इनकम, क्या रही है नेशनल इनकम इस वित्त वर्ष में या फिर पिछले वित्त वर्ष में कितनी राष्ट्रीय आय रही थी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? तो ज़रा एक नज़र डालते हैं कि कौन है जो इन चीज़ों को डिसाइड करता है, कैलकुलेट करता है कि नेशनल इनकम कितनी रही है। तो ये जो राष्ट्रीय आय है, ये जो नेशनल इनकम है, इस नेशनल इनकम को यानी राष्ट्रीय आय को कौन कैलकुलेट करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, वो कैलकुलेट करती है। उस संस्था का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। तो जो नेशनल इनकम इंडिया की है उसको कौन कैलकुलेट करता है? उसको कैलकुलेट करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब तीन अलग अलग तरीके होते हैं राष्ट्रीय आय को नापने के, कैलकुलेट करने के। पहला तरीका तो हुआ, उसको हमने बोल दिया एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोल दिया? एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा तरीका हुआ आउटपुट मेथड। क्या हुआ? आउटपुट मेथड। और तीसरा तरीका हुआ इनकम मेथड। क्या हुआ? इनकम मेथड। अब जरा समझते हैं इन तरीकों को। मैंने बोला किसी व्यक्ति के पास महीने की जो इनकम है उस इनकम में से कितना पैसा वो खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उसकी इनकम कितनी है। अब चाहे ये इनकम उसकी रेंट से आई हो या फिर चाहे ये उसकी सैलरी हो, तनख्वाह हो, या फिर कहीं से उसको जो उसने पहले पैसा उधार दिया है उस पैसे का इंटरेस्ट या ब्याज मिल रहा हो, या फिर उसके डेली के वेजेस हो, दिहाड़ी हो, ये सारी चीज़ें उसकी इनकम का पार्ट होंगी क्योंकि ये उसके रेवेन्यू का सोर्स है। तो कितनी उसकी मासिक आय है, इनकम है, इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को। दूसरा कि जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, इसको हमने मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस। तो जो भी हमारा पैसा निकल के आएगा, जो आउटपुट निकल के आएगा, उससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका हुआ कि हम एक आम उपभोक्ता की तरह, एक रिटेल कंज्यूमर की तरह कितना पैसा खर्च करते हैं महीने पे
उन सभी गुड्स और सर्विसेज में इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड करता है कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ दूसरे शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द आता है डेप्रीसिएशन। क्या आता है? डेप्रीसिएशन। और दूसरा शब्द आता है एप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन मूल्य वृद्धि या मूल्य में कमी होना, मूल्य में घटोत्तरी होना। डेप्रीसिएशन होता है मूल्य में गिरावट आना, है ना, मूल्य का गिरना, डेप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन है मूल्य में बढ़ोतरी आना। क्या आना? बढ़ोतरी आना। अब एप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन कौन करता है, क्यों करता है और किस में एप्रीसिएशन होता है? हमारे पास जो इंडियन करेंसी है, उस इंडियन करेंसी को हम डॉलर के कंपैरिजन में किस एक्सचेंज रेट पर कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी विनिमय दर कहलाती है। विनिमय दर या एक्सचेंज रेट, यानी एक जो डॉलर होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके? हाउ मेनी ऑफ रुपीज, कितने रुपया, यानी कितने रुपए के बराबर एक डॉलर को एक्सचेंज किया जा सकता है, इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यानी एक डॉलर में कितने रुपए आ सकते हैं। $1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी रुपीज। तो ये हमारा होता है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, राइट। तो डेप्रीसिएशन में क्या होता है, हमारे रुपए में जो है वो गिरावट आती है। क्या आती है? गिरावट। एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारा जो रुपया है इसमें बढ़ोतरी आती है, रुपया मजबूत होता है। अगर ये डेप्रिसिएशन ओवर डेप्रिसिएशन हो गया या फिर एप्रिसिएशन भी ओवर एप्रिसिएशन हो गया कि पैसे की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ गई नॉर्मल से या ज़्यादा घट गई नॉर्मल से, इन परिस्थितियों में आरबीआई इंटरफियर करती है। कौन इंटरफियर करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत की सेंट्रल बैंक है। ये सेंट्रल बैंक कब इंटरफियर करेगी? जब या तो ओवर डेप्रिसिएशन हो पैसे का या ओवर एप्रिसिएशन हो, पैसा जो है उसकी वैल्यू बढ़े या घटे, राइट। अब बढ़ते हैं तीसरे शब्द की तरफ, इसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डीवैल्यूएशन में और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? ये जो दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्द डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट से रेगुलेट होते हैं। किससे रेगुलेट होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई के। मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है, मार्केट में जो पैसा है उसकी गिरावट या गिरना या उसका उठना बढ़ना, उसकी मूल्य में वृद्धि होना, ये सब डिमांड और सप्लाई के जो मार्केट के फोर्सेस हैं ये निर्धारित करते हैं। लेकिन डिवैल्यूएशन खुद आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई। अच्छा, अगर आप जानबूझ के अपनी करेंसी में डिवैल्यूएशन करते जा रहे हैं, लगातार गिरावट करते जा रहे हैं, तो ऐसे में एक नया रिपरकशन देखने को मिलता है जिसे हम करेंसी वॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंसी वॉर। यानी आप सबको पता होगा कि जब हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं, उसकी वैल्यू गिराते हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गुड्स हैं बेचने के लिए, तो आप अपनी सरकार के माध्यम से, अगर आपकी सरकार अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करती है, तो आपका जितना भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, आइटम्स हैं, इन सबको आप बहुत आसानी से सेल कर सकते हो। यूं कहें कि अगर कोई देश अपनी मुद्रा में गिरावट कर रहा है तो वो अपने देश से एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर हर देश अपनी मुद्रा में गिरावट करने लगे, इसके साथ करेंसी के साथ खिलवाड़ करने लगे, तो ये तो एक वॉर वाला सिचुएशन आ जाएगी, है ना। ये चाइना के केस में लागू होता है शब्द जिसको करेंसी वॉर बोलते हैं। आप सबको पता है चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है। ये अपने यहाँ से सप्लाई करने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को, ऐसे में ये अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, राइट। तो करेंसी डिवैल्यूएशन जो है अगर खुद सेंट्रल बैंक करती है, ऐसे में हम इसको
देखते हैं कि ये एक समस्या बन जाती है, राइट? क्या बन जाती है? समस्या। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए वो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, या फिर तीसरी चीज़ जो हमने देखी जिसको हमने अभी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन देखा, उसमें क्या है फ़र्क? सिर्फ इतना है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं डिवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन, वहाँ पे जो काम करते हैं वो है खुद सेंट्रल बैंक या फिर केंद्रीय बैंक। भारत के केस में ये आरबीआई हुई। कौन सी हुई? आरबीआई। अब बढ़ते हैं आगे। एक शब्द हमारे पास आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी अगर भारत में आपके पास एक बास्केट है, क्या है? बास्केट। इस बास्केट में जितना भी आइटम आता है, इस आइटम को खरीदने के लिए, इस आइटम को खरीदने के लिए, इस आइटम को खरीदने के लिए मान के चलो $1 में, यानी $1 में आप जितना आइटम खरीद सकते हो इस बास्केट में, तो उतना ही आइटम कितने रुपए में आ सकता है ना? यानी कितने रुपए में ये बास्केट भर जाएगी, जो बास्केट $1 में भर जाती थी। यानी अमेरिका में $1 से हमने अपनी बास्केट में जितने आइटम खरीदे थे, भारत में उतने ही कितने रुपए में आएंगे। यानी थोड़ी देर पहले जो हमने एक्सचेंज रेट समझा था, है ना? एक्सचेंज रेट का मतलब ये हुआ कि हम $1 की तुलना में कितने रुपए को एक्सचेंज कर सकते हैं, कितने रुपए मिलकर $1 बनेगा। यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या है कि भारत में जो लोग रहते हैं और जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जब ये चीज़ों को खरीदने के लिए जाएंगे तो एक बास्केट में जितने आइटम आएंगे वो आइटम भारतीय और अमेरिकन जो है वो बराबर बराबर खरीद पा रहे हैं कि नहीं, यही होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी इक्वलिटी है भारतीयों और अमेरिकन्स में कि एक बास्केट जो फुल ऑफ आइटम्स है उसको वो लोग खरीद सकते हैं, उतने में ही हम भारतीय खरीद सकते हैं। इसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं कि क्या इक्वलिटी है, बराबरी है, क्या खरीदने की क्षमता उनके पास भी है और हमारे पास भी, और वो जो है डॉलर के फॉर्मेट में वहाँ पे होगी और यहाँ रुपए के रूप में होगी। तो ये होगी परचेजिंग पावर पैरिटी कि एक बास्केट में जितने आइटम्स आते हैं उसको खरीदने के लिए भारतीय कितना रुपया खर्च करते हैं और अमेरिकन्स कितना रुपया खर्च करते हैं, राइट? अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी अकाउंट्स। ये बीओपी अकाउंट्स बहुत ही एक पॉपुलर टर्म है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं एग्जाम में। कि क्या है बीओपी अकाउंट, है ना? बीओपी अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर आपका ये बीओपी अकाउंट बनता है। आपने कई मरतबा सुना होगा कि बीओपी डेफिसिट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गिरावट आ गई, कमी हो गई, घाटा आ गया। और कई मरतबा आप ये भी देखते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो गया, बीओपी सरप्लस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा ध्यान से इनको एक बार समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन से डील कर रहे हैं, उन चीज़ों से डील कर रहे हैं जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में काफ़ी ज़रूरी होती हैं। बीओपी अकाउंट, अब इस बीओपी अकाउंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को कैसे समझते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट। अब इस बीओपी अकाउंट में समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सूची बनाते हैं। अब इस सूची में हमने 2 कॉलम बनाए, है ना? एक कॉलम हमारा हो गया रेवेन्यू का, किसका हो गया? रेवेन्यू। और एक कॉलम हमारा हो गया एक्सपेंडिचर का, किसका हो गया? एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू का मतलब है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, राजस्व वाला हो गया हमारा एक, कहाँ से हमारे पास कर आ रहा है, पैसा आ रहा है। और एक्सपेंडिचर हो गया हमारा खर्च, राइट? अब इसी में हमने एक डिवीजन और किया, ऊपर वाला हमारा हो जाएगा करेंट अकाउंट। क्या हो जाएगा? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट को हम बोलते हैं चालू खाता। क्या बोलते हैं? चालू खाता। और दूसरा हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान करके मैं आपको इस आज ये समझाता हूँ। कैपिटल अकाउंट होता है पूंजी खाता, इसे क्या बोलते हैं?
पूंजी खाता। अब जरा समझते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो सूची है, इस सूची को जब हम देख लेंगे तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमारा बीओपी डेफिसिट है या बीओपी सरप्लस है। क्योंकि आप सबको दो शब्द जानने अनिवार्य हैं। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस, और दूसरा हो गया बीओपी डेफिसिट। क्या हो गया? बीओपी डेफिसिट। जो बीओपी क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है उससे डील करने के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होता है। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कब काम आता है? जब हमारे भारत में या किसी भी देश में एक गंभीर समस्या पैदा हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाए, है ना। बीओपी डेफिसिट जो है वो डेफिसिट छोटे लेवल की है, क्राइसिस बड़े लेवल की है। तो बीओपी क्राइसिस जो है ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व जिनको हमने क्राइसिस से डील करने के लिए रखा था वो भी डिप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मेरे जब फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं इस सिचुएशन को क्राइसिस वाली सिचुएशन बोलूँगा, मुश्किल हालातों वाला एक दौर बोलूँगा। लेकिन जब तक डेफिसिट रहेगी, घाटा रहेगी, तब तक हम फॉरेक्स रिजर्व में जो हमारे पास पैसा है वहाँ से उठा के इस घाटे की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी दो चीज़ें होंगी। अब दो छोटे छोटे शब्द और हैं जिनको भी हमें ध्यान से अभी देख लेना है। एक है करेंट अकाउंट डेफिसिट और दूसरा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाए और इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, तब बीओपी डेफिसिट होगा। क्या होगा? बीओपी डेफिसिट। यानी आपने बड़े पैमाने पे खर्चा बढ़ा दिया है, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आयात ज़्यादा कर रहे हो, निर्यात कम कर रहे हो। तो जब आप आयात ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट चीज़ों का ज़्यादा करोगे और एक्सपोर्ट कम करोगे तो आपके पास पैसा तो आएगा नहीं। आपका जो पैसा रिजर्व है, जो पैसा आपको मिल सकता था, जो आप कमा सकते थे एक्सपोर्ट करके चीज़ों का, वो अब आप खरीदने में लगा रहे, तो आपका खर्च ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी। ऐसी परिस्थिति को हम बीओपी डेफिसिट बोलते हैं, जब एक्सपोर्ट यानी जो निर्यात है वो निर्यात बड़ा हो, किससे? आयात से। तो जब आप सॉरी उल्टा है, जब आपका निर्यात कम हो, आयात ज़्यादा हो, निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो, यानी आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन को बीओपी डेफिसिट बोलते हैं। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करेंट अकाउंट डेफिसिट में हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं और हमारा जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो कम होता है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट में चालू खाते में जो घाटा होगा उसमें हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और हमारा रेवेन्यू, राजस्व हमारे पास कम आ रहा है। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम आएगा, तो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाएगा। और जो बीओपी डेफिसिट है इसमें हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा। अब एक नज़र डालते हैं अपने चालू खाते पे और पूंजी खाते पे कि कैसे ये चालू खाता और पूंजी खाता बनेगा। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हमने दो अलग अलग सूचियां बनाई। हम पढ़ रहे हैं बीओपी अकाउंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। अब ज़रा देखते हैं कि चालू खाते में हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। आपको बता दूं, चालू खाता और पूंजी खाते में क्या फ़र्क है। जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन वन फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएं, जो लेन देन एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएं, उन लेन देन को हम चालू खाते में रखेंगे और जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन लेन देन को एक वित्तीय वर्ष से ज़्यादा का समय लगे उसको हम पूंजी खाते में डालेंगे। हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। पहला तो हमारे पास रेवेन्यू आ गया सबसे पहले एक्सपोर्ट से, कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, तो निर्यात से हमारे पास जो पैसा आएगा वो पैसा जाएगा करेंट अकाउंट में और रेवेन्यू वाली कैटेगरी में। इसके अलावा दूसरा हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम, कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं हमने निवेश किया, उस निवेश से जो हमें रेवेन्यू मिला, वो रेवेन्यू हमारा निवेश वाला पैसा कहाँ जाएगा? चालू खाते में, करेंट अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू की कैटेगरी में। इन्वेस्टमेंट इनकम के बाद हमारे होते हैं इन रेमिटेंसेस। इन रेमिटेंसेस का मतलब क्या हुआ
कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो एनआरआईज वगैरह हैं, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, वो विदेशों में काम करते हैं, वहाँ जो भी उनको आमदनी होती है, जो पैसा मिलता है, उस पैसे को जब ये भारत वापस भेजते हैं, भारत में जो पैसा आएगा उसको इन रेमिटेंसेस बोलेंगे, और जो यहाँ से पैसा बाहर जाएगा उन्हें आउट रेमिटेंसेस बोलेंगे। तो ये पैसा हमारा रेवेन्यू वाली कैटेगरी में जाएगा, चालू खाते वाली में। तो ये हमारी 3 कैटेगरी होगी। अब इसका उल्टा कर दो, जो हमारा करेंट अकाउंट में, चालू खाते में खर्च होगा वो इंपोर्ट पे होगा। अगर हमारा जो आयात है वो ज़्यादा हो गया और निर्यात कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा घाटा होगा। क्या होगा? घाटा। और इन्वेस्टमेंट की जगह, जैसे हमें इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल रहा था, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमने अगर कहीं से कर्ज लिया है, डेप्ट लिया है, तो इस कर्ज का हम रीपेमेंट करेंगे या कर्ज का पेमेंट करेंगे। तो डेप्ट पेमेंट जो है वो हमारा किस में चला जाएगा? कर्ज का जो भुगतान है, वो कर्ज का भुगतान हमारा किस में जाएगा? वो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में। किस में जाएगा? कि हमने विदेशों से जो भी लोन लिया हो, हमने जो भी कभी पैसा लिया हो इमरजेंसी में, अब हमें उसका कर्ज का भुगतान करना पड़ रहा है, हमें उस डेप्ट को रीपे करना पड़ रहा है, ये हमारा एक्सपेंडिचर या फिर खर्च की कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद इंपोर्ट के बाद हमने डेप्ट लिया, डेप्ट के बाद जैसे इन रेमिटेंसेस यहाँ था, ये हो जाएगा आउट रेमिटेंसेस। जिस प्रकार भारतीय मूल के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और विदेशों से पैसा भारत में भेज रहे हैं, ठीक उसी प्रकार कई विदेशी होंगे जो भारत में काम कर रहे होंगे और भारत से पैसा अपने देश में भेजेंगे, वो आउट रेमिटेंसेस में जाएगा। तो ऐसे हमारे कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो करेंट अकाउंट में रेवेन्यू की श्रेणी में आएंगे, और ऐसे ही करेंट अकाउंट चालू खाते में एक्सपेंडिचर खर्च की श्रेणी में आएंगे। अब देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में कौन कौन सी चीजें आएंगी। पूंजी खाते में जैसे हमने कोई एफडीआई भारत में इनवाइट किया, विदेशों से लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उसको भारत में इन्वेस्ट किया। एफडीआई आने से क्या होता है, हमारे यहाँ बाहर से कंपनियां आती हैं, वो फैक्ट्रियां लगाती हैं या फिर अपने अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश करती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, लॉन्ग टर्म फंडिंग लेके आती हैं। तो इस निवेश से भारत का भी डेवलपमेंट होता है, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, हमारे यहाँ पर रोजगार के साधन अवसर बढ़ते हैं। तो हम एफडीआई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो एफडीआई आ जाएगी पूंजी खाते में। इसके बाद आ गया एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसके अलावा फॉरेन लोन्स हो गए। क्या हो गए? फॉरेन लोन्स। फॉरेन लोन्स, फॉरेन लोन्स का मतलब क्या है कि हमने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या ब्रिक्स बैंक से, विदेशी बैंकों से हमने जो लोन लिए हैं, वो आईएमएफ या बाकी बैंकों से जो विदेशों में है, उन इंस्टीट्यूशन से जो हमें पैसा मिला है, फॉरेन लोन्स, ये हमारा आ जाएगा किस कैटेगरी में? पूंजी खाते में, रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? रेवेन्यू की कैटेगरी में। अब जरा देखते हैं खर्च, कि पूंजी खाते में ही जो खर्चे हैं वो कैसे कैसे इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे हमने बाहर से लोन लिया था, फॉरेन लोन लिया था, वैसे ही इंडिया ने अगर किसी को लोन दिया, गिवन बाय इंडिया, लोन्स गिवन बाय इंडिया, अगर भारत ने किसी को लोन दिया है, अब ये कैपिटल अकाउंट की श्रेणी में आएगा, एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में। किसमें? एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस को, इन लेन देनों को पूरा होने में एक वित्तीय वर्ष से ज़्यादा का समय लगेगा। तो भारत ने जो लोन बाकी देशों को दिए हैं वो हमारे आ जाएंगे एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में, कैपिटल अकाउंट में। किसमें? कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने किया है अब्रॉड, एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी निवेश जो भारत ने विदेशों में किया है। कहाँ किया है? विदेशों में। निवेश जो कहाँ किया है? विदेशों में। अब ये विदेशी निवेश जो भारत ने किया है वो हमारे खर्चे का पार्ट हो गया। खर्चा ही तो हुआ ही हमारे पास जो पैसा था वो हमने कहीं विदेश में इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया, हमारा खर्चा हो गया। हमारे पास जो पैसा था उस पैसे को हमने लोन या कर्ज के रूप में बाहर किसी देश को दे दिया, ये भी तो हमारा खर्चा ही हो गया। तो इन्वेस्टमेंट और लोन्स गिवन बाय इंडिया, ये हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में, राइट।
ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाता है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि बीओपी डेफिसिट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो घाटा होता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए हम सहारा लेते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व्स का। किसका? फॉरेक्स रिजर्व्स का। और वहीं दूसरी तरफ जब ये कंडीशन बहुत मुश्किल हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तो इसको हम बीओपी क्राइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओपी क्राइसिस। तो बीओपी क्राइसिस में हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी पूरे नहीं पड़ते हैं, इसलिए उसको हम संकट वाली स्थिति बोलते हैं। तो हमने देखा कि कैसे फॉरेक्स रिजर्व हमारे काम की चीज हुई। अगला टॉपिक हम फॉरेक्स रिजर्व से ही शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कंटिन्यू लर्निंग एंड स्टे फिट। थैंक यू।